तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं, जिस बारे में हम बात करेंगे, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे 1857 की क्रांति। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। देखिए, हम ऐसे हजारों आपको वीडियो मिल जाएगा जिस पे आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताया गया होगा, लेकिन मैंने जो गहन अध्ययन किया है, मैंने जो इसको डीपली पढ़ा है, वो चीज़ जो है मुझे जो प्राप्त हुआ है, मैं आपको सिर्फ देने वाला हूँ। तो आज हम 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे इसका परिचय, इसके कारण, इसके बाहरी कड़ियाँ और युद्ध के बाद का परिणाम। तो आइए चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर हम 1857 की क्रांति को बात करें तो बहुत सारे विद्वान इसे सिपाही विद्रोह और बहुत सारे विद्वान इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हम कहें कि क्या 1857 की क्रांति ही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, तो इसका उत्तर हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि भारत में बहुत सारा ऐसा विद्रोह हुआ है जो भारत को आज़ादी या प्रांतीय आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े हैं। लेकिन हम लोग 1857 को ही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और एक इसमें जो है पूरे भारत का सैनिक के साथ साथ आम जनता के साथ साथ जो जमींदार थे, जो थोड़े ऊंचे तबके के लोग थे, वो भी इस पर क्या होता है, अपना जो भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो हम अगर बात करें कि 1857 की क्रांति का शुरुआत कब होता है, तो इसका शुरुआत होता है 10 मई 1857। कहाँ पर? मेरठ की छावनी में। और इसको शुरू करने वाले जो रेजिमेंट का नाम है वो है 48वें नेटिव इन्फेंट्री। 48वें नेटिव इन्फेंट्री द्वारा ही इस आंदोलन का जो है सर्वप्रथम शुरुआत किया जाता है। तो देखिए, इस आंदोलन का पृष्ठभूमि जो है ना 1857 में ही क्यों शुरू होता है और 10 मई में ही इसका बिगुल जो है क्यों बजता है। तो देखिए, इस आंदोलन का जो शुरुआत है ये 10 मई 1857 से बहुत पहले इसका पृष्ठभूमि जो है तैयार हो चुका था। देखिए, जब पलासी का युद्ध होता है, उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद वास्तविक रूप से अंग्रेज़ों का कब्जा हमारे देश में हो जाता है। अब अंग्रेज़ों का कब्जा होने के बाद अंग्रेज तो यहाँ पर सत्ता अपना चलाने लगते हैं, लेकिन सत्ता चलाते चलाते उन लोगों के पास बहुत सारा मुश्किलें आने लगता है। और वो मुश्किलें क्या थी? इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाना। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का जो है दिक्कत उन लोगों का सामना करना पड़ता था। तो इसमें सबसे मूल और सबसे अच्छा काम क्या था उन लोगों का कि यहाँ के जो नागरिक थे, नागरिकों को सैनिक के रूप में उनके पास भर्ती करवाना। क्यों? क्योंकि अगर वो ब्रिटेन से सैनिक को मंगवाते तो एक तो आने जाने का उन लोगों का खर्च रहता, फिर ब्रिटेन का जो सैनिक रहता वो ऊंची कीमतों पर यहाँ पर काम करते। तो इससे क्या होता, जो ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, उनका जो है आय का स्रोत धीरे धीरे कम होने लगता। तो उन्होंने क्या किया, भारतीय नागरिकों को अपने सैनिक में शामिल करना शुरू किया। जैसे जैसे 1800 का काल आता है, वैसे वैसे क्या होता है, अंग्रेज और भारतीय सैनिकों के साथ एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है। 1820 में 20 आते आते ये लोग आपसी सामंजस्य से जो है अपना सत्ता चलाने लगते हैं। हमारे सैनिक में बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण थे, जाट थे, मुसलमान थे, जो क्या बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर थे। और अंग्रेजी सैनिक भी उन लोगों के साथ एक आत्मीयता का व्यवहार, पारिवारिक व्यवहार उन लोगों के साथ करते थे। किसी भी बड़े प्रोग्राम में उन लोगों को बुलाना, साथ में एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठ के उन लोगों को खाना खिलवाना, ये सब वे लोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों का साम्राज्य जो है बढ़ता गया, इन लोगों पर क्या एक ऊंचे ओहदे वाला, ऊंचे तबके वाला की भावना जो है अंग्रेजों पर आने लग गया और वे क्या करने लगे, भारतीय जो सैनिक थे उन लोगों को हीन भावना से देखने लगे। अब इतने बड़े बड़े खानदान के जो लड़के हैं यहाँ काम करते हैं, ब्राह्मण जो है काम करते हैं। उस समय जो है जात प्रथा बहुत ज़्यादा थी, तो इस कारण से क्या उन लोगों के मन में जो है एक पहले से ही विद्रोह का भावना जो है मन में उठते रहता था।
तो इसका पृष्ठभूमि एक उस समय भी तैयार होता है। फिर आग में घी डालने का काम कौन करता है? आग में घी डालने का काम करता है अंग्रेजों की सरकार द्वारा लाने वाला एक कारतूस। वो कारतूस क्या था? इनफील्ड राइफल। आप लोग रॉयल इनफील्ड का नाम सुने हैं, तो उसी से याद रखिए, इनफील्ड राइफल। तो इनफील्ड राइफल उन्होंने एक लाया था, ठीक है। और उस इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगता था, उस कारतूस के ऊपर ऊपर में एक चमड़ा लगाया जाता था। तो उस चमड़ा में अफवाह फैल गया था। देखिए, ये कहीं भी किसी भी किताब में लिखा नहीं है कि हाँ वो अंग्रेज सरकार ने डाला ही था, लेकिन ये अफवाह फैला हुआ था कि उस कारतूस के जो ऊपर में कवर था, उस कवर में किसका? सूअर और गाय का चमड़ी उसमें मिलाया हुआ था। अब देखिए, हिंदू के लिए गाय जो है एक बहुत ही पवित्र पशु है और मुस्लिम के लिए सूअर जो है एक हराम है। अब दोनों की भावनाओं का जो ठेस उन लोगों पर यहाँ पर पहुँच रहा था। एक तो हिंदू अपने आप गाय को अपना माता मानते हैं, वे कहते हैं कि नहीं, आप ये जो कर रहे हैं इससे आपका धर्म भ्रष्ट होता है। और मुसलमान कहते हैं कि नहीं, सूअर जो है हमारा हराम है, आप इसको हमारे मुंह पर इसको टच करवा रहे हैं, इससे तो हमारा धर्म भ्रष्ट ही हो जाएगा। इसका शुरुआत कब होता है पता है? इसका शुरुआत होता है मंगल पांडे एक दिन क्या करते हैं, एक छोटे जात उन मंगल पांडे से कहता है कि आप जो है मुझे एक लोटा पानी पिला दीजिए। तो मंगल पांडे कहता है कि अरे तुम तो अछूत हो, मैं तुमको पानी क्यों पिलाने जाऊंगा। तब वो अछूत जो है वो कहता है कि अरे तुम कारतूस चाट के आए हो, कारतूस में पता है क्या है? गाय और सूअर का चर्बी है। तो तुम जब उसको चाट ही लिया तो तुम में और मुझ में क्या फ़र्क रह गया? तो इस समय जो है मंगल पांडे बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आते हैं और इसकी तह तक पहुंचने के लिए वो उस पर क्या एक इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इस समय इस अफवाह को फैलाने का और ज़्यादा कारण क्या था? और ज़्यादा कारण था अवध के नवाब। अंग्रेज सरकार ने क्या किया, अवध के जो नवाब थे उनको कहा कि आप जो है एक अयोग्य राजा हैं और आप अवध को अच्छे से क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से देखभाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या किया, अवध के नवाब को वहाँ से निष्कासित करके और बंगाल भेज दिया और अवध पर अपना पूरा छत्र राज कर दिया। लेकिन जब अवध के महाराज वहाँ से जा रहे थे ना, तो जैसे एक मृत का शव कंधे पर लेके इंसान जाता है और पीछे पीछे सब रोते हुए महिला, रोते हुए पुरुष जो जैसे जाते हैं, जब अवध के महाराज वहाँ से विदा ले रहे थे तो उसी तरह का कुछ माहौल था। तो इतिहासकार बताते हैं कि अगर किसी इंसान को देख के अगर इंसान या औरतें आज उसके पीछे पीछे रोते हुए चले तो वो इंसान कैसे कह सकते हैं हम कि वो एक योग्य राजा नहीं था, एक योग्य शासक नहीं था। तो ये एक सबसे बड़ा भूल था अंग्रेज सरकार का कि अवध पर कब्जा कर लेना। अब ठीक है, उन्होंने अवध पर कब्जा करने के बाद भी एक बहुत ज़्यादा कर किस पर दे दिया, वहाँ के नागरिकों पर दे दिया। फिर किसी भी प्रकार का जो है मुआवजा या फिर बाढ़ या सूखा आने पर जो है कर पर छूट, ये उन लोगों को नहीं दिया गया था। तो इससे क्या हुआ, एक पहले से ही उनके मन में विद्रोह का भावना उठ खड़ा हुआ। अब जब ये सिपाही विद्रोह, सिपाही मतलब इस चीज़ को देखे कि हाँ कारतूस में जो है चमड़ा डाला जा रहा है, तो आसपास के जो लोग थे वे भी इस पर सम्मिलित हो गए और इसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने का कोशिश करने लगे। जिससे क्या हुआ, एक बहुत बड़े क्रांति का शुरुआत हुआ कि एक गुट बना के और मुगल बादशाह बहादुर शाह से मिलने के लिए उनके महल की ओर घुस जाते। हिंदुस्तान के सिपाही पहले ही बगावत कर चुके थे, तो वे भी उन आने वाले सिपाहियों का स्वागत करते हैं और बहादुर शाह के पास लेके चले जाते हैं। अब इतने सारे सिपाहियों को देखकर बहादुर शाह भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे क्या करते हैं, इन लोगों का साथ दे देते हैं, यानी वो इस 1857 की क्रांति पर अपना मुहर लगा देते हैं। अब जो सिपाही है वो क्या करते हैं, बहादुर शाह को अपना नेता चुन लेते हैं। अब धीरे धीरे जो है पूरे भारत में ये अफवाह फैल जाता है, मतलब ये बात पूरा फैल जाता है कि जो बहादुर शाह है यानी मुगल बादशाह है, वो सिपाही विद्रोह को अपना मुहर दे चुका है। अब इतना बड़ा राजा है, उस पर भारत का बहुत बड़ा ओहदा है। जब इतना बड़ा राजा इस क्रांति का शुरुआत कर देता है, इस क्रांति पर अपना मुहर लगा देता है, तो बाकी भी जितने भी रियासत के छोटे मोटे राजा थे, जो भी जमींदार थे, वो सब भी इस आंदोलन पर घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी राजा थे
जितने भी जमींदार थे, कोई भी अंग्रेज सरकार के किसी भी जो है उनके सिद्धांतों पर अच्छे खरे नहीं उतरते थे। और उनका सिद्धांत जो था वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खराब था, चाहे वो कर का सिद्धांत हो, चाहे किसी भी तरह का सिद्धांत हो। अब क्या होता है, जैसे कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी जो है नाना साहब, फिर झांसी की रानी, सब कोई जो है आसपास के जनता और सैनिकों के विद्रोह के कारण ही और उनके डर से ही क्या होता है, सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति में भाग ले लेते हैं। ठीक है, अब एक और नाम आता है शाहमल, जो यूपी के बड़ौद परगना के रहने वाले हैं। वो भी एक बहुत ही ज़्यादा अत्यंत भाषा कौशल व्यक्ति थे। वो अपने भाषणों से लोगों को क्या आमंत्रित करते थे इस जो क्रांति है, इस क्रांति पर अपना हिस्सेदारी देने के लिए। और उसके बातों से जो वहाँ के जमींदार थे, जो वहाँ के बड़े बड़े तबके के लोग थे, वो भी इस आंदोलन पर जुड़ते गए। साथ में और एक नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये जो थे 1857 की क्रांति थे उसमें ये बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और 1856 में ही इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का जो है अपना आह्वान कर दिया था। और इसका एक और अच्छा बात यह है कि ये हमेशा किस में चलते थे, पालकी में चलते थे। और उनके पीछे अनुयायियों का भीड़ लगा होता था और वे पालकी में चलते हुए कभी कभी उतरते थे और अपना भाषण जो है देते थे। इसी मस्त मौला अंदाज के कारण वे हमेशा जो चर्चा में रहते थे। तो इन सब का भी बहुत ज़्यादा क्या हिस्सेदारी था 1857 की क्रांति में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब हम देख लिए परिचय, कारण भी देख लिए, इसके बाहरी कड़ियाँ भी देख लीजिए। अब जो है इस युद्ध के हारने का वजह, ठीक है, इतना जो बड़ा युद्ध सब किसी को लगा था कि युद्ध जो है 1857 का जो क्रांति है, इस क्रांति के बाद ही जो है हम लोगों का देश आज़ाद हो जाएगा और हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगा। और आज़ाद होने के बाद जो बहादुर शाह जाफर है पूरे इन भारत का जो है एक आधिपत्य रूप से राज करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? इसको हारने का वजह क्या था? हारने का वजह था, देखिए, छिटपुट राजाओं द्वारा युद्ध करना और साथ में अपने हितों की रक्षा के लिए युद्ध करना। क्योंकि उस समय तो भारत बना ही नहीं था, भारत बोल के कुछ था ही नहीं, सिर्फ क्या था, प्रांत था, कुछ राज्य थे जो आपस में, जैसे बंगाल एक अलग प्रांत हो गया, दिल्ली एक अलग प्रांत हो गया, मराठा एक अलग हो गए। तो इस तरह से प्रांतियों में बटा हुआ था। कोई देश को आज़ादी करने के लिए जो है लड़ाई लड़े ही नहीं थे। ठीक है, इसमें अंग्रेजों का भी और बहुत बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया और इसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। अंग्रेजों का भी हुआ, साथ में हिंदुस्तानियों का भी हुआ, लेकिन इस समय अंग्रेजों का बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। वे लोग हारने की कगार पर पहुंच ही गए थे, लेकिन कुछ हम लोगों के भारतीय द्वारा धोखाधड़ी करने की वजह से भी क्या हुआ, अंग्रेज जो है धीरे धीरे हम लोगों के ऊपर कब्जा करने लगे। अब देखिए, इसके युद्ध के हारने के बाद जो है क्या क्या परिणाम होते हैं। अब हमें पता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था। अब जैसे ही इस युद्ध का खात्मा हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किसमें विलय हो गया, ये ब्रिटेन के आधिपत्य में आ गया। ठीक है, अब ये इंडियन काउंसिल का वहाँ के रानी द्वारा इंडियन काउंसिल का गठन किया गया और इस अब जो गवर्नर जनरल थे ये वायसराय कहलाने लगे। ठीक है, उनका ओहदा और भी ऊंचा हो गया। अब इंग्लैंड की जो महारानी थी उन्होंने बहुत सारे छिटपुट जो है अपने कानून में कुछ सुधार किए। जैसे एक तो जो महाराजा था, जो राजा थे, उन लोगों को और भी अच्छा सहूलियत दिया गया ताकि वे लोग अच्छे से जो है अपना राजकाज चला पाए। और ये उन लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि आपका राजकाज में जो है किसी प्रकार का बाधा नहीं देगा अंग्रेज सरकार, लेकिन ये वास्तव में होता नहीं है। अब जो भी किसान रहते हैं, किसान वर्ग जो थे, उन लोगों को भी ये आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का जो है कर को माफ़ी करवाया जाएगा। कभी भी बाढ़ सूखा आता है तो उस समय कर का जो रेट है उसको घटाया जाएगा, लेकिन ये भी जो है होता नहीं है। इसके बाद जो रानी है वो क्या करती है कि भारतीय जो सैनिक थे, भारतीय सैनिकों का प्रतिशत जो है घटा देता है।
जैसे मान लो अगर 80% भारतीय सैनिक है 100% में, तो उसको घटा के 50% या 40% कर दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा सिखों और जाटों को जो है उस अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया जाता है। क्योंकि और एक चीज़, जो मुस्लिम समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के जो सिपाही थे उनको वहाँ से बेदखल कर दिया जाता है, उन लोगों को निकाल दिया जाता है। क्योंकि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ये मानती थी कि ये आंदोलन करने का सबसे बड़ा जो है जो सूत्रधार है वो मुस्लिम ही है। तो इस वजह से क्या हुआ, इसके परिणाम जो है एक भयावह निकले। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों के संघर्षों द्वारा अंततः 15 अगस्त 1947 में हम लोगों का देश आज़ाद होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो ये आप लोग प्लीज़ कमेंट में हमें कहिए, हम उस वीडियो पर जितना हो सके डीपली उसका एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।